हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग एफएसटी अपना डिस्कस कर रहे हैं पेपर वन। और पेपर वन में मैं कहूँ सबसे पहले तो पेपर वन बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ईच पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास 2a क्यूब के डिटर्मिनेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2a क्यूब के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया कि इट इज 2 रेज़ टू पावर 12। देन फाइंड अल्फा बीटा के बारे में कुछ कमेंट करना है और उसके थ्रू हमें ट्रेस के बारे में बताना है ना। तो क्या आएगा देखिए, 3 क्रॉस 3 है ना, तो 2 क्यूब बाहर। तो इसके बाद अपने पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए क्यूब है केवल, 2 क्यूब इंटू ए क्यूब है ना। जो के रहेगा वो तो क्यूब होकर के आगे निकल जाएगा और बाकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब रह गया इज इक्वल टू कितना, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ के को क्या लिखेंगे, के रेज टू पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो के रेज टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह ए क्यूब था इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 12। और यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्यूब। ठीक है, ये आपका सबसे पहले तो बात बन रही है। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए के थ्रू हमें ट्रेस तक जाना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है कितना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 8 है ना। अब यहां से देखो अल्फा बीटा इंटीजर है तो क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है 4 इंटू 2, एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाए, ये आपका 2 हो जाए, तभी बात बनेगी। ठीक है, इतनी बात। तो अल्फा प्लस बीटा आपका प्लस माइनस 2 के बराबर हो और अल्फा माइनस बीटा आपका 2 के बराबर हो तो सिचुएशन बन सकती है। तो दोनों का सम अगर आप करते हो तो अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 0, या फिर अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू, नहीं यहां से क्या आ रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लो और बीटा इज इक्वल टू -2, ये सिचुएशंस हो सकती है। ठीक है, अब क्या कहा गया, ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए का मतलब हुआ डायगोनल्स के सम, तो कितना आ जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा, तो 3 अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लो। ठीक है, ये अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंग अगर ये अल्फा बीटा है तो ये वैल्यू देगा 6 और अगर ये है तो ये देगा -2। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो इसमें देखिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये लेंथ आपकी 6 थी, ये लेंथ आपकी 8 है और ये लेंथ 10 है। ये आर्क लेंथ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, कि AC आर्क, AB आर्क और BC आर्क की लेंथ कितनी है। तो अगर मैं 2 पाई आर देखूं तो 2 पाई आर मतलब इस तरीके का सवाल हमने किया भी था सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। 10, 6 और ये 8, मतलब आपके पास 24 हो गया, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 12 बाई पाई। ठीक है, ओके। अब सरकम सेंटर पे आ जाते हैं। ये मान लीजिए आपका सरकम सेंटर है। अब देखो आप कि ये लेंथ 8 है ना, तो यहां पे एंगल कितना सबटेंड हुआ होगा इस आर्क के थ्रू, ये थीटा अगर मुझे निकालना हो तो आप देखो r इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। r आपका 12 बाई पाई है, तो थीटा 1 आपका कितना होगा, 8 इंटू 12 पाई बाई 12। ठीक है, थीटा 2 ऐसे ही कितना होगा, ये 10 है आपका, मान लीजिए 10 इंटू पाई बाई 12। थीटा 3 कितना होगा आपका, 6 इंटू पाई बाई 12। ठीक है, तो ये आपके थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 रहे। अब अगर मैं इससे एरिया निकालना चाहूं तो एरिया आपका कितना आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर थीटा 2 प्लस हाफ आर, सॉरी ये तो उसका लिख दिया मैंने, ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपके पास क्या बनेगा, ये आपका आर है, ये आपका आर है, बीच का एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल BOC का एरिया निकालूं तो दैट विल बी हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 1 है ना। ऐसे ही इधर अगर देखो, अगर ये एंगल थीटा 2 है तो आर आर और बीच का एंगल थीटा 2, तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 2 प्लस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा 3। ठीक है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 सारे नोन एंगल्स हैं, आप रख करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, एंगल ABC भी निकालना था हमें। वैसे एंगल ABC के लिए क्या देख सकते हो कि अगर यहाँ पे थीटा 1 सबटेंड हुआ है तो यहाँ पे कितना सबटेंड होगा, 2 थीटा 1 ना। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा 1, मतलब एंगल A जो है 2 थीटा 1 है, एंगल B 2 थीटा 2 है, एंगल C 2 थीटा 3 है। क्वेश्चन नंबर 3,
अभी इंटीग्रेशन आपका हर 20 के साइकिल में कांस्टेंट है ही कहा जा रहा है ना। x प्लस 10 से लेके x प्लस 30 एफ टी डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 20 का इंटरवल था, हर एक x रख सकते हो, तो एक 20 यूनिट्स का इंटरवल लिया और उसमें जो है आपके पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट आना चाहिए। तो इंटीग्रेशन अगर आपका कांस्टेंट आएगा तो इसका मतलब f भी वहां पे कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। और f की पीरियोडिसिटी फिर क्या होगी, यही जो इंटीग्रेशन की पीरियोडिसिटी है आपका 20। तो f का पीरियड कितना आ जाएगा आपका 20 आएगा, है ना। और अगर f का पीरियड 20 आएगा तो C ऑप्शन सबसे पहले ट्रू हो गया, क्योंकि अगर f0 और f20 बराबर हैं तो पक्का है कि बीच में कम से कम एक जगह पे डिफरेंशिएशन f डैश कहीं ना कहीं 0 हुआ ही होगा, क्योंकि रोज थ्योरम का ही स्टेटमेंट था। ठीक है, फिर अपन देखते हैं A और B ऑप्शंस भी करेक्ट हो गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सा है ना, कि A में आपके पास देखो 5 से 65 तक 60 यूनिट्स है। तो अगर हम ऐसी बात करें कि 10 से 30 में कितना है, ठीक है, तो उतना ही आप कहो कि एक साइकिल अगर आप मान लो 0 से 20 की रहते हो, ठीक है, x की जगह पे आप -10 रख सकते हो ना, तो हम कह सकते हैं कि 0 से 20 एफ टी डी टी इज इक्वल टू आई। उतना ही 20 से 40 होगा, उतना ही 40 से 60 होगा। ठीक है, और 5 से 65 कहो या फिर तुम क्या कहते हैं 0 से 60 कहो, बात तो बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि 5 यूनिट्स अगर सभी पूरे ग्राफ को हमने 5 यूनिट्स पहले खींच लिया तो भी हमारे पास एरिया तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो 5 से 65 है तो वही चीज हमारे पास 0 से 60 में भी कवर होगी। ठीक है, जो अपनी प्रॉपर्टी थी सबसे लास्ट वाली पीरियोडिक की, वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपके पास A दिया हुआ है z+2 z बार +2 आयोटा इज प्योरली रियल एंड A कुछ दिया हुआ है देन मॉड ऑफ z मैक्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले प्योरली रियल है तो पहले तो देखते हैं कि x प्लस आयोटा y +2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x माइनस आयोटा y +2y इज इक्वल टू A। ठीक, तो अब आप देखो x प्लस आयोटा y को मैं एक साथ ही इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इतने से, तो अपने पास क्या बनेगा x² + y² प्लस 2 आयोटा के साथ x प्लस आयोटा y आ जाएगा प्लस 2x माइनस 2 आयोटा y प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू A। ठीक है, तो रियल पार्ट में आपके पास क्या निकलेगा x² + y² माइनस 2y। ठीक है, और कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। इमेजिनरी पार्ट में आपके पास होगा 2x मतलब 4x, नहीं इमेजिनरी पार्ट में आपके पास 2x और यहां से 2y और प्लस 4। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, अब कहा जा रहा है ये आपका प्योरली रियल है। प्योरली रियल है मतलब ये वाला टर्म 0 होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट तो 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मतलब कि x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब x माइनस वाई प्लस 2 अगर आपका 0 के बराबर है तो आपको करना क्या था, आपको z मैक्स वगैरह की वैल्यू निकालनी थी, मॉड ऑफ z मैक्स। z हमारा क्या था x प्लस आयोटा y। ठीक है, अच्छा a के बारे में ये भी कह रखा कि ये आपका -1 से 2 के बीच है, मतलब x² + y² प्लस 2x माइनस 2y ये आपका कितना -1 से 2 के बीच भी रहना चाहिए, ये आपका -1 से 2 के बीच। ठीक है, तो यहां से मैं कुछ x या y पे कमेंट कर सकता हूं क्या, तो अपन ट्राई करते हैं। x की जगह पे हम y माइनस 2 रख सकते हैं, है ना। यहां से आपको पता चल रहा है x इज इक्वल टू y माइनस 2, तो x² + 2x। ठीक है, और y को ही रख देते हैं, y इज इक्वल टू x + 2, तो y आपका कितना आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू x + 2 लेस देन और इक्वल टू 2, यहाँ पे -1, तो आपके पास बन गया x² 2x², 2x और 4x 6x। ठीक है, 4 आपका कैंसिल -2x, x² 2x², 2x और 4x 6x और एक यहाँ से आया 4 -2x -4, तो आपके पास ये आपका 2 है, ये आपका -1 है, तो x² + 4x और सॉरी 2x² + 4x -2
और यहां से आपके पास 2x² प्लस 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, ऐसी सिचुएशन बन रही है। अच्छा, y प्लस 2 हमें इसको मैक्सिमाइज करना था, है ना, x² प्लस y² को। ओके, ठीक है, तो देखते हैं। इसको ऐसे अलजेब्रिकली जाने पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जा रहा है कि हमें यहाँ से x निकालना पड़ेगा, y आपका x प्लस 2 है, ठीक है, करने को कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आप x की रेंज निकाल लोगे, ठीक है, कि इस इंटरवल से x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, आपको मैक्सिमाइज करना है x² प्लस y² को। तो x² प्लस y² को अगर आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो या मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो ना, x² और y को लिख दिया मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, 2x² प्लस 4x प्लस 4। अब आपके पास देखो, हाँ, इसी को आपको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये बात ठीक थी ना। तो अगर इसी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो आपको बेसिकली क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है, जहां क्वाड्रेटिक कहां से कहां तक वेरी करता है आपका, सॉरी, x कहां से कहां तक वेरी करता है वो आपको यहां से मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था अपना, ठीक, बढ़िया सवाल है मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है और एक दूसरी क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है, अल्फा बीटा, और उधर भी हमारे पास क्या है वो अपन देख लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आप, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली जो टर्म है वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि x² माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा बीटा थे। एक दूसरी इक्वेशन बनाई गई जिसके रूट्स ये हैं, वो गिवन है। तो अपन निकाल लेते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बीटा वाली इक्वेशन होनी क्या चाहिए, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां से आप एक बार को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा कितना। तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यही होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स जब आप निकालोगे, ठीक है, इसका सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो ये तो लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका ए है, अल्फा बीटा आपका बी है। तो आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए बी, ठीक है, ये सम है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अगर अपन देखें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आपका बी के बराबर है। तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सी कहाँ से आ गया, सी तो था ही नहीं कहीं पे, ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने इसका सम निकालने में। तो ये आना चाहिए था आपका कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर हो गया, माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब माइनस 2b हो गया, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आप लिख लो ए स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है। This is also a square minus 2b. Alpha plus beta is a and alpha beta is b. फिर सिमिलरली यहाँ पे भी a square minus 2b into a by b, यही रहेगा, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, प्रोडक्ट में आपके पास a square minus 2b का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपके पास अल्फा बीटा कितना है, b के बराबर है। तो ये आपका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हिसाब से इक्वेशन होनी चाहिए थी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए अपॉन बी, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b होल स्क्वायर अपॉन बी।
इज इक्वल टू 0। बी को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो कुछ और दे दिया गया, हमें दे दिया गया बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आपको a प्लस बी की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे करेंगे? इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 2b इंटू ए शुड बी इक्वल टू 4, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें, और यहां से आपका ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से आप ए और बी निकाल लो साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके पास लाइन है y प्लस 6 इज इक्वल टू m1x प्लस 4 l2 y प्लस 6 इज इक्वल टू m2x प्लस 4 टचिंग पैराबोला एट पॉइंट्स a and b where a lies in first quadrant and 1 by m1 plus 1 by m2 is equal to something, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल पॉइंट है -4 कॉमा -6, ये लिखा है ना, -4 कॉमा -6 से हम दो टेंजेंट्स खींच रहे हैं, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए, ओके। और उनकी जो स्लोप्स है 1/m1 प्लस 1/m2 उनका रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो अपन एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे ही आती थी बात तो क्या करते थे, अपने ये लिखते थे y इक्वल टू mx प्लस a बाई m को इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराया, मतलब -6 इज इक्वल टू -4am प्लस a बाई m, ठीक है। तो यहां से आपके पास बन जाएगा -6 इज इक्वल टू -4m स्क्वायर प्लस a, और m आपका इधर और है, तो 4m स्क्वायर, ठीक है, -6m और प्लस साथ में कितना आ जाएगा -a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको 1/m1 प्लस 1/m2 की वैल्यू दी गई है, इसके रूट्स आपके क्या होंगे, m1 और m2 होंगे, तो 4m स्क्वायर -6m -a इज इक्वल टू 0 के रूट्स m1 और m2 हैं, तो 1/m1 प्लस 1/m2 का एक्सप्रेशन आपको निकालना है। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, सम ऑफ रूट्स आ गया 6/4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया -a/4, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 6/-a, ठीक है। और ये 6/-a जो है हमारा हाँ 6/-a कितने के बराबर होना चाहिए था, -3/2 के बराबर, -3/2 के बराबर, ठीक है। तो 3a इज इक्वल टू 12, मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 4 के बराबर होगी, इसलिए इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मतलब 16x, ये इसकी इक्वेशन है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अब आप निकाल सकते हो। L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो L1 और L2 मतलब स्लोप्स के बारे में हमें पता करना पड़ेगा कि क्या है वो एग्जैक्ट स्लोप्स की बात करूं मैं, ठीक है। तो अगर आप a को 4 रखते हो, ठीक है, a को 4 यहां रखते हो, तो यू विल गेट 4m स्क्वायर -6m -4 इज इक्वल टू 0, दैट मींस 2m स्क्वायर -3m -2 इज इक्वल टू 0 के दो फैक्टर्स यहां से निकल आएंगे। और वैसे भी आपको दिख रहा है कि m1 इंटू m2 कितना है आपके पास, 1 है, -1 नहीं है, ठीक है। तो m1 इंटू m2 अगर आपका 1 है तो आपके पास सॉरी -1 है, तो आपके पास कैसे हो जाएंगे L1 L2 परपेंडिकुलर, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट बी की बात की गई है, ठीक है। तो देखो पॉइंट कहां पे आता है, हमने क्या कहा था, स्लोप और जो पैरामीटर है उसके बीच t इज इक्वल टू 1/m वाला रिलेशन होता है, t इज इक्वल टू 1/m ऐसा होता है ना, ठीक है। तो जो b वाला पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग स्लोप क्या होगी, देखो बी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ए लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारे पास m की दो वैल्यूज क्या आ रही थी, निकालना ही पड़ेगा, हमारे पास चॉइस नहीं है। 2m स्क्वायर -4m प्लस m -2 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आपको एक मिलती है 2 और एक मिलती है -12, है ना, तो 2 और -12 ये दो है। अब m इक्वल टू 2 जो होगा वो t इज इक्वल टू हाफ देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट आएगा। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं चाहिए क्योंकि वो तो A है, तो आपको B के लिए किस पे जाना पड़ेगा, -हाफ पे, और इसलिए T की वैल्यू कितनी होगी, -2 B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो अब आपके पास B पॉइंट अगर आ गया तो नॉर्मल कितना होगा वहां पे आप बता ही सकते हो भाई। उस पॉइंट पे वैसे जरूरत ही नहीं थी, उस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप है -हाफ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी, 2 होगी, डायरेक्टली अपन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में d2x अपॉन dy2 दिया है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको फॉर्मूला बताया गया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर कि d2x अपॉन dy2 को अगर हम लिखना चाहें dy by dx के टर्म्स में तो कैसे लिखा जाएगा, तो उसके लिए क्या था, -d2y अपॉन
dx2 अपॉन dy बाई dx का होल क्यूब, ये ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होता था। ठीक है, अब इसी को एज इट इज रख दो आप। भाई जो dx बाई dy है वो तो सिंपली क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा dy बाई dx का रेसिप्रोकल, लेकिन सेकंड वाले के लिए डायरेक्टली तो नहीं कर सकते थे ना सेकंड डिफरेंशिएशन को, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला था। अब वो फॉर्मूला अगर हम यूज कर लें तो यहाँ पे बन जा रहा है माइनस d2y अपॉन dx2 इंटू dy, सॉरी डिवीजन में dy बाई dx का होल क्यूब, और इंटू हमारे पास एक और टर्म है d2y बाई dx2 प्लस यहाँ से आपका dx बाई dy है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ dy बाई dx की पावर में -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको इस साइड भेज दो तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट दिख रहा है, एक माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो ही रहा है। ठीक है, तो d2y बाई dx2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से -1 और 3 मल्टीप्लाई किया तो dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको कोई सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री की टर्म नहीं है, ये आप ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर मैं इसको t मान लूं तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, एक बार को मैं स्क्वायर हटा लेता हूं, स्क्वायर हटाओगे तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू dy बाई dx या फिर माइनस dy बाई dx, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई खास बात नहीं दी है, ये आपके पास अगर t है तो ये आपका dt बाई dx है कि नहीं है। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको d2y बाई dx2 है ना डिवीजन में dy बाई dx देखता हूं तो दिस इज इक्वल टू +1 यहां से -1, तो ये आपका अगर इंटीग्रेट किया दोनों साइड तो क्या आएगा ln dy बाई dx। ठीक है, ये आपका t है, ये आपका dt है, इज इक्वल टू कितना +-x, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, और प्लस कोई कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट का कोई जुगाड़, तो हमें f' के बारे में, अच्छा विद सैटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके ठीक है, तो f' और g' दोनों ही 1 है, तो अगर आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि x को 0 रखोगे तो dy बाई dx आपका कितना आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास dy बाई dx अगर 1 है तो x ऑफ कोर्स आपका 0 आएगा, और आपको c की वैल्यू भी तब कितनी चाहिए, 0 चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है कि dy बाई dx एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, तो रखो c की वैल्यू 0 हो गई, तो c आपका 0 हो गया, मतलब कि ln dy बाई dx आपका कितना है +-x है, तो dy बाई dx आपका कितना हो गया e रेज टू पावर +-x, तो या तो ये dy बाई dx आपका e की पावर x है या तो -x है। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास फंक्शन निकल करके आ गया, इंटीग्रेट वगैरह करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 से रिलेटेड जो मैच द कॉलम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप कि x² ln x इसकी बात की गई है, तो x² ln x को आप डिफरेंशिएट करो, fx आपका है x² ln x, तो यहाँ से आपको f' मिलेगा x² इंटू 1/x प्लस 2x इंटू ln x, तो आपके पास x कॉमन 1 प्लस 2 ln x, तो x तो आपका खैर पॉजिटिव है, 1 प्लस 2 ln x को और पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 प्लस 2 ln x अगर आपका पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग व्हेन 1 प्लस 2 ln x पॉजिटिव, क्योंकि x तो खैर आपका डोमेन के लिए पॉजिटिव था ही। तो अब आप देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, ln x इज ग्रेटर देन -12, x ग्रेटर देन e रेज टू पावर -12। ठीक है, तब ये इंक्रीजिंग रहेगा, और डिक्रीजिंग की बात करें तो 0 से लेकर के e की पावर -12 तक ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसके बेसिस पे आप मैक्सिमम मिनिमम पे भी कमेंट कर सकते हो कि भाई 0 पे वैल्यू कैसी होगी, ये इसकी बात करूं मैं x की पावर n इंटू ln x, 0 को टेंड करता है, तो 0 पे ये वैल्यू 0 होगी लगभग। इसके आगे हम क्या करेंगे, e की पावर -12 तक अपन डिक्रीज कराएंगे और उसके बाद इसे इनक्रीज कराएंगे, तो ऐसा कुछ निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक आपके पास मिनिमा क्रिएट होना चाहिए।
नेक्स्ट आते हैं ई स्क्वायर एल एन एक्स। तो सीधी सी बात है, ई स्क्वायर का तो कोई दिक्कत था नहीं, तो एल एन एक्स तो कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, तो एल एन एक्स हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। 0 से इन्फिनिटी में ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है, और सिंपल सी बात है ग्राफ कुछ इसी तरीके का होगा। तो इसमें तो आप देख ही सकते हो कोई मैक्सिमा मिनिमा क्रिएट नहीं होगा। आगे बढ़िए थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आपका जो एच दिया हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन या फिर थर्ड कह लीजिए, एच डैश निकाला हमने, तो साइन ओवर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस ओवर एल एन एक्स माइनस साइन ओवर एल एन एक्स अपॉन एक्स, ऐसा कुछ आएगा। और एक्स आपका चूंकि पॉजिटिव है ना, एक्स आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो भी डिसाइड करना है उस न्यूमरेटर को ही डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो कॉस एल एन एक्स, इंक्रीजिंग की बात कर रहा हूं, कॉस एल एन एक्स आपका साइन एल एन एक्स से बड़ा होना चाहिए, है ना। अच्छा, एल एन एक्स कहां से कहां तक जा रहा है एक बार देखें क्या। तो एल एन एक्स हमारा -π/4 से 2π तक जा रहा है, काफी बड़ा इंटरवल कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये कब ऐसा साइन क्रिएट होगा, कॉस बड़ा रहे साइन से। तो मैं कहता हूं कि मैंने कॉस एल एन एक्स बाद में अप्लाई कर लूंगा, मैं पहले थीटा के टर्म्स में निकाल लूं कि कॉस थीटा मेरा साइन थीटा से कब बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको तो मैं देख सकता हूं ना, कॉस थीटा साइन थीटा को। थीटा के बारे में मुझे पता है कि थीटा मुझे कहां से कहां तक चेक करना है, थीटा मुझे -π/4 से लेकर के 2π के बीच ही चेक करना है, ठीक है। तो आप देखो ग्राफ कैसा रहता है, साइन का ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके का, सॉरी 2π तक ही है ना, ये 2π और -π/4 ऐसा, ये कॉस, ये साइन थीटा का ग्राफ है। कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा आपका यहां से स्टार्ट होता है, ये ऐसा कुछ होगा, यहां से ये यहां पीक लेगा अपनी, और उसके बाद ये नीचे आया, ठीक है। फिर इस टाइम पे ये इतना ही पहुंच जाएगा, ठीक, और इस समय पे ये आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। और cos 2π की वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनना चाहिए था, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि cos थीटा कहाँ पे बड़ा है, साइन थीटा कहाँ पे बड़ा है। इस इंटरवल में आपका cos थीटा बड़ा है, यहाँ से लेकर के π/4 तक, और उसके बाद देखें आप तो यहाँ फिर आपका आप देखो यहां पे आगे हम देखें तो इधर तो आपका मतलब कॉस बड़ा होना चाहिए था, तो कॉस बड़ा किस पोर्शन में है, ये वाला पोर्शन है कॉस के लिए, फिर और कहीं पे ये वाला पोर्शन है कॉस के लिए, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि ये इंटरवल क्या है, -π/4 से π/4, और इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हुआ होगा 5π/4 से लेके 3π/2 या फिर कह लीजिए 2π तक, ये थ्रू आउट आपका कॉस थीटा बड़ा है। तो थीटा आपका -π/4 या फिर 5π/4 से 2π तक रह सकता था। तो अब आप ln x है, ये x की रेंज पे अब आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x² - 3 इंटू ई की पावर ln x का तो कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि ये क्या है x² - 3 इंटू ई की पावर ln x मतलब x। लेकिन हमें ये पता है कि x आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। e की पावर ln x के लिए x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो कि f डैश कितना होगा, 3x² - 3, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ±√t। -√t का कोई सेंस नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव था, तो +√t जो है आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां मैक्सिमा या मिनिमा क्रिएट होगी। कौन सा होगा वो आप मतलब देख ही सकते हो कि अगर आप x को √t से छोटा रखोगे तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो पहले डिक्रीज कर रहा था और बाद में इंक्रीज करने लगेगा, तो डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि आपके पास मिनिमा क्रिएट होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में देखिए आप 11th के, यहाँ पे आपको fx में मिनिमम पार्ट देखना है। -1 से 1 के बीच बात की गई है, तो -1 से 1 के बीच अगर आप देखोगे तो ग्राफ कैसा होगा, -1 से 0 मतलब कि आपका -1 चल रहा होगा, ठीक है। 0 पे वैल्यू 0 आनी ही है, और 0 से लेके 1 तक बात करूं मैं तो हमारे पास ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और 1 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं, ठीक है। तो अब मिनिमम आपने बना दिया, सॉरी इंटीजर पार्ट बना दिया, फ्रैक्शनल पार्ट और बनाना है।
तो फ्रैक्शनल पार्ट बनाने का मतलब क्या है, ये आपका ये पोर्शन आया था, ये पोर्शन आया था और ये पोर्शन आया था, ठीक है। इंटीजर पार्ट के बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आपका कैसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के लिए ऐसे ग्राफ जाएगा और इसके अलावा आपके पास ऐसे ग्राफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट के करस्पॉन्डिंग एक हॉलो सर्कल होगा और वो हॉलो सर्कल यहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो आपकी मिनिमम वैल्यूज क्या आएंगी, मिनिमम वैल्यूज अगर आपको नीचे नीचे का ग्राफ मेंटेन कराना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये रहा, ठीक है, -1 से 0 के बीच, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये वैल्यू है, ये आपका नीचे नीचे चल रहा है इतना पोर्शन, और फिर से इंटीजर पार्ट तो पीक पकड़ के यहाँ चला गया था, 1 पे वैल्यू ऊपर खिसक गई थी, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट नीचे लेता आया, तो मिनिमम जो है आपका यहाँ पे भी ये 0 वाला पॉइंट ही रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू 1 पे वो मिनिमम है आपकी, तो -1 0 1 ये आपका ग्राफ बनेगा मिनिमम का। तो ये कैसा ग्राफ है, तो ऑब्वियसली ये आपका इनटू है और मिनी 1 है, और इसके अलावा अगर हम कहें कि डिफरेंशिएबिलिटी, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन, कहाँ पे, इस पे, ठीक है। 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है, ठीक है, 1 के लेफ्ट साइड में केवल देखना था 1 और 1 माइनस। सेकंड आप देखो मॉड एक्स कॉस एक्स की बात की गई है, सेकंड में मॉड एक्स कॉस एक्स, तो जी एक्स जो है आपका क्या है, जी एक्स है आपका एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स, एक्स जब आपका 0 से बड़ा था, एक्स जब आपका 0 से छोटा था, ठीक है, ये है। अब आप समझ सकते हो कि अगर इसके बारे में मैं कहूं तो मैंने इसका x sin x, x cos x, इनके ग्राफ्स के बारे में भी आपको बता रखा था कैसे ग्राफ्स होते हैं ये। अगर मैं x cos x बनाने जाऊं तो x cos x मेरा कहां से कहां तक वेरी करता है, x cos x मेरा वेरी करता है, वैसे जरूरत उतनी पढ़नी नहीं चाहिए बट ठीक है देख लेते हैं। x cos x देखिए आपका y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x के बीच में वेरी करता है, बोला था मैं। x sin x का जैसा ग्राफ बनवाया था, x cos x आपका y इज इक्वल टू x और -x के बीच वेरी करेगा। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें ये बनाना है, तो 0 पे वैल्यू कहां पे आएगी, जब x को 0 रखोगे तो खैर 0 ही आएगा, ठीक है। फिर cos x तक जाते हैं हम, cos x पे अपन जब पहुंचेंगे तो x इक्वल टू π/2 के करस्पॉन्डिंग हमें 0 मिलेगा, है कि नहीं है, तो π/2 के करस्पॉन्डिंग हमें 0 मिलेगा, लेकिन π/2 तक तो जाना ही नहीं है ना, हमें तो वहीं पे रुक जाना है। तो 0 से 1 के बीच हमें बात करनी है, 0 से 1 के बीच दोनों ही कैसे हैं, 0 से 1 के बीच ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव पोर्शन में जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन में पहुंचेगा, और फिर इसके बाद ये आपका वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव पोर्शन में π/2 पे फिर से 0 होना है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। आप इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, -x sin x, ठीक है, और +x, तो आपके पास दिख रहा है कि ये कितना है, x × 1 - sin x है, ठीक है। तो आप समझ में आती है बात कि 0 से 1 के बीच आपके पास ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, तो हमेशा ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो आपके पास अगर हम देखें तो 0 से 1 में ग्राफ लगातार इंक्रीज होगा और 1 पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा, जो कि कितनी है, 1 cos 1 है, ठीक है। तो ये लगातार इंक्रीज करता हुआ यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, -x cos x बनाना है इस पोर्शन के लिए, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन देखें तो क्या आएगा, -x cos x, मतलब -x लिख देता हूं और × 1 - sin x, ओके। तो x अब इस बार निगेटिव है आपका, तो x अगर आपका निगेटिव है तो आपको पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव, लेकिन x आपका नेगेटिव था तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए, तो क्वांटिटी अभी भी आपकी कैसी होगी, इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करेगी इस तरीके से, ठीक है। और पीक कहां पे अटेन करेगी, -1 पे, तो पीक अटेन करेगी -1 पे, -1 पे वैल्यू कितनी होगी, 1 cos 1, ठीक है। तो ग्राफ आपका इस तरीके का कुछ आएगा, जहां 0 पे आपको मिनिमा दिखेगा और बाकी दोनों जगहों पे तक इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है।
अच्छा, जीरो पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में भी देख लें। तो जीरो पे देखो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, यहाँ से जीरो, यहाँ से भी जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जीरो पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि आर एच डी एल एच डी जैसा जो यहाँ से सेंस आता है हमारा, वो दोनों बराबर आ रहे हैं, एफ डैश जीरो प्लस एफ डैश जीरो माइनस। थर्ड पार्ट सेम इसी तरीके से, मॉड ऑफ एक्स साइन एक्स, सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स साइन एक्स की बात की गई, तो ये और आसानी हो गया। थर्ड पार्ट में आप देखिए इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स साइन एक्स, तो हम बात कर रहे हैं -1 से 1 के बीच में, है ना। तो -1 से 1 के बीच अगर आप देखोगे तो एच एक्स कितना है आपके पास है, एच एक्स -1 से 0 के बीच -1 हो जाएगा, और इंटू साइन एक्स। 0 से 1 के बीच अगर हम बात करें तो 0, और x इक्वल टू 1 पे बात करें तो साइन 1। x आपका 0 से 1 के बीच है यहाँ पे, और इधर है आपका x -1 से 0। ठीक है, -1 से 0। तो आप एच एक्स है ही, इनका ग्राफ ही बनाना है, कुछ खास काम तो है नहीं। तो एच एक्स का ग्राफ आप मतलब साइन एक्स का आप ग्राफ देख लो, माइनस साइन एक्स आपका कुछ इस तरीके का होगा, सॉरी ये तो साइन एक्स रहा है ना, इसका उल्टा मतलब आपको इस तरीके से जाना है ना। इस पोर्शन में 0 से 1 के बीच आपको 0 वाली लाइन पकड़ करके चलना है, और x इक्वल टू 1 पे आपके पास वैल्यू कितनी होगी, साइन 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग आपके पास साइन 1 आना चाहिए। ठीक, ठीक है, ये थर्ड वाले के लिए आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा नहीं है, ये तो खैर मैंने बना दिया है इसको -पाई तक, लेकिन हमें तो क्या करना है, -1 तक ही आना है ना। तो ये तो रहा -पाई/2, इसके भी पहले होगा -1। तो आपको इतने ही पोर्शन पे फोकस करना है, इतना पोर्शन इसका और इधर इतना पोर्शन। ठीक है, और एक पॉइंट पे ये साइन 1 के बराबर है। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि डिफरेंशिएशन इसका मतलब 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0 पे -1, और इसका डिफरेंशिएशन तो खैर 0 है ही है। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन चेंज हो रहा है, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएशन -1 है, राइट साइड में आपके पास 0 है, इसका मतलब कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट पे भी, और यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे भी उसको नॉट डिफरेंशिएबल होना ही पड़ेगा। फिर आते हैं अपन फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपका कैसा है, यहाँ पे आपके पास साइन एक्स इंटू मॉड कॉस प्लस कॉस इंटू मॉड साइन। तो पी एक्स की अगर हम बात करें तो पी एक्स है आपका, अगर मैं कॉस एक्स जब पॉजिटिव होगा तो आपके पास आएगा, मतलब अब 0 से 3π/2 है ना, तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं अपन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, मतलब x जब आपका 0 से π/2 के बीच है, 0 से π/2 के बीच है, तो आपके पास कॉस और साइन सब पॉजिटिव होंगे, तो ये आपका आएगा साइन 2x, है ना। फिर जब x आपका π/2 से पाई के बीच है, π/2 से पाई, तो π/2 से पाई के बीच में आपके पास क्या बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके पास cos x निगेटिव हो जाएगा, sin x पॉजिटिव रहेगा, तो कट पिट करके 0। और जब हम पाई से 3π/2 के बीच देखेंगे, ओके, तो पाई से 3π/2 के बीच में आपके दोनों निगेटिव हैं, तो -sin 2x हो जाएगा। ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा, 3π/2 क्लोज्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका ग्राफ, मतलब ये आपका फंक्शन हुआ। अब इसका हम देख लें कि ग्राफ किस तरीके से आ रहा है। तो sin 2x देखिए 0 से π/2 के बीच, तो π/4 पे ये अपना पीक ले लेगा, और π/2 पे ये आकर के 0 के बराबर हो जाएगा, sin 2x हो गया। 0 आपको बनाना था π/2 से पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच मान लीजिए कि आपने 0 बना दिया है। ठीक है, फिर पाई से 3π/2 के बीच बात करें, तो पाई से 3π/2 के बीच -sin 2x बनाना है,
साइन का आर्गुमेंट 2 पाई से 3 पाई मतलब पॉजिटिव रहेगा, माइनस साइन एक बाहर लगा हुआ है मतलब ओवरऑल नेगेटिव हो गया, मतलब कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी, इस तरीके का। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग हम करेक्ट ऑप्शंस मार्क कर लें। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं या इंटीजर टाइप्स हैं उनसे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB और AC बराबर है, अल्टीट्यूड दे रखा है और कोऑर्डिनेट्स ऑफ C हमें पूछा गया है। तो आप देखो ABC, ठीक है। अच्छा, AB और AC बराबर हैं तो इसका मतलब जो यहाँ से लाइन आई होगी वो परपेंडिकुलर होगी और सामने वाली चीज को बाइसेक्ट भी करेगी, ऐसा है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन रहेगी। अब अपने पास क्या कहा गया कि 3 3 - 9 है, अल्टीट्यूड AD पे एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लिया ये D पॉइंट है। D पॉइंट कैसा होगा, D पॉइंट एज्यूम करना है, तो लाइन पे एक पॉइंट कैसे लेंगे, तो जो लाइन की इक्वेशन दी गई है इक्वल टू लेमडा लिख दो, तो आपके पास D पॉइंट आ जाएगा 1 + लेमडा, 2 + 2 लेमडा, नहीं हाँ, और 3 लेमडा - 3। ये आपके पास A पॉइंट तो नहीं पता था लेकिन D पॉइंट तो आपका आ गया। B पॉइंट भी आपका गिवन है, B पॉइंट आपका है 3 3 - 9, 3 3 - 9, तो आपको पता है ना कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन और इसके डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन कितना है, लेमडा -2, यहां से 2 लेमडा -1, यहां से 3 लेमडा +6। इसका अगर इसके साथ प्रोडक्ट लेते हैं हम, जो कि क्या है, ये इसकी डायरेक्शन 1 2 3 है, तो ये डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, लेमडा -2 + 4 लेमडा -2 + 9 लेमडा +18, ये आपका 0 होना चाहिए। तो जब ये 0 होगा तो आपको D पॉइंट मिल जाएगा, और D पॉइंट अगर मिल गया, B पता है, तो C आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि B और C का मिड पॉइंट आपका D था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और उनको कॉन्साइक्लिक कहा गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, तो देखिए कहाँ कहाँ है पॉइंट्स, 0 0 0 लेमडा और लेमडा 0, तो ठीक है, म्यू -1 म्यू +3, तो म्यू -1 म्यू +3। अच्छा, पहले ये चीज समझ लो कि ये आपका ऐसी लाइन होगी जो सर्कल पे लाई करते हैं और सर्कल के ही किसी पॉइंट पे 90 डिग्री सबटेंड करते हैं, तो कैसे आएगा ये, जबकि ये डायमीटर हो, तो इसका मतलब सर्कल जो भी है उसका सेंटर कहाँ आएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट, मतलब λ/2 ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये डायमीटर होगा तो रेडियस भी निकल जाएगा कि 2r कितना होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो λ² + λ², ठीक है, का अंडर रूट r = λ/√2, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है, एक पॉइंट है म्यू -1 म्यू +3, तो म्यू -1 म्यू +3 म्यू की वैल्यूज के लिए कॉन्साइक्लिक है, म्यू की हर एक वैल्यू के लिए कॉन्साइक्लिक है। तो म्यू -1 म्यू +3 का मतलब क्या हुआ कि अगर x आपका म्यू -1 है, y आपका म्यू +3 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये लाई करेगा आपका x - y = -4 वाली लाइन पे, ठीक है। मतलब आप बात कर रहे हो y = x + 4 की, है कि नहीं है, y आपका x + 4 होना चाहिए, तो y = x + 4 मतलब कि ऐसा कुछ इसी लाइन पे वो लाई करेगा, ठीक है। तो अपन क्या चाहते हैं कि इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट हो, इन 3 पॉइंट्स के साथ वो कैसा हो जाए, कॉन्साइक्लिक हो जाए। इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इन 3 के साथ कॉन्साइक्लिक हो जाए। पूरी लाइन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूरी लाइन का मतलब क्या था कि क्योंकि म्यू बिलोंग्स टू r है ना, तो इसका मतलब इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट कवर होगा ना, क्योंकि म्यू को चेंज करते रहो, लाइन के अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ओके। तो इस लाइन पे लाई करने वाले पॉइंट्स इसके साथ कॉन्साइक्लिक हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या होना चाहिए
कि अगर हम यहां से होकर के एक सर्कल बना रहे हैं, यहां से होकर के एक सर्कल बना रहे हैं, लेमडा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इन तीनों पॉइंट से होकर के हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। उस सर्कल की बात अगर मैं करूं तो उस सर्कल पे हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। मतलब कि और ये लाइन मैं अगर कहूं कि इसका रेडियस कम कर दो, ज्यादा कर दो, ठीक है, जैसा भी कर दो, लेकिन ये लाइन जो है इस सर्कल से कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, कुछ तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तभी तो वो चौथा पॉइंट मिलेगा, अदरवाइज तो पॉइंट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इधर से ऐसे जा रहा है मान लो, तो हमारे पास सर्कल का इस लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं तो कहां ही हमारे पास कॉन्साइक्लिक होने की कंडीशन आएगी, नहीं आ पाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि ये लाइन आपके इस गिवन सर्कल के लिए, गिवन सर्कल भी क्या है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ऐसा हो और रेडियस इतना हो, इस सर्कल के लिए ये गिवन लाइन y = x+4 किसका काम करती है, या तो कॉर्ड हो जाए या तो टेंजेंट हो जाए। तो आपका ये जो मॉड ऑफ लेमडा बाई √2 है, ये आपका छोटा होना चाहिए या बराबर हो सकता है किससे, रेडियस आपका बड़ा होगा, हाँ रेडियस आपका बड़ा होगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से। तो ये जो डिस्टेंस है ना, कॉर्ड के लिए क्या कंडीशन लगाते हैं अपन, यही कहते हैं ना कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर शुड बी लेस देन और इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस आपने लिख लिया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास कितना आएगा, ऐसा कुछ, ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया सवाल दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इलिप्स और हाइपरबोला है, कॉन्फोकल है और मीट एट पॉइंट्स ABC, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, इलिप्स है और हाइपरबोला है। इलिप्स की बात कर ली, हाइपरबोला की बात कर ली और कहा गया कि दोनों कॉन्फोकल है, मान लीजिए दोनों के फोकस यही थे, ठीक है। और ये मीट करते हैं एट पॉइंट्स ABC, ABCD है ना। तो AB मान लिया, यहाँ पे C मान लिया, यहाँ पे D मान लिया, ठीक है। ये आपका S1 हो गया, ये आपके S2 हो गए। इफ फोकाई ऑफ इलिप्स सबटेंड 90 डिग्री एट पॉइंट A, S1 S2 वाला पोर्शन इस पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, ठीक है। तो ये वाली भी चीज दे रखी है, 90 डिग्री है। अच्छा, S1 S2 के बीच की डिस्टेंस हमें मालूम है क्या, नहीं पता है, ओके। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या सिचुएशन। अब देखिए, हमें एसेंट्रिसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है, मतलब एनीवे हमें P और Q तक जाना पड़ेगा। तो कॉन्फोकल है, सेम फोकाई है, ठीक है। तो देखिए AS1 और AS2, ठीक है। सबसे पहले तो ये दिख रहा है मुझे AS1 + AS2, तो AS1 + AS2, ठीक है। ये कितना आएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ मेजर एक्सिस, 2 टाइम्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो कि कितना है 2 × 5 है ना, ये आपका 10 हो गया। फिर आप देखो इसी तरीके से हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो AS1 और AS2 का डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। करंट जो मैंने डायग्राम बनाया उस हिसाब से AS1 बड़ा है, तो AS1 - AS2 आपका कितना मिल जाएगा 2 × 3, 6 के बराबर है कि नहीं है। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि AS1 कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और AS2 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो AS1 आपका 8 है, AS2 आपका 2 है। और आगे तो इसेंट्रिसिटी की तक पहुंचना था ना हमें, तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई है, ठीक है, ये वाली लेंथ आ गई है। अच्छा, ये 90 डिग्री भी सबटेंड कर रहा था, तो ये आपका 8 है, ये आपका 2 है, तो ये आपका कितना होगा √68, ठीक है। 8, 2 और √68। तो अब आप यहां से कुछ काम कर सकते हो कि आपको पहली सिचुएशन इलिप्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हाँ पता है कि 2a आपका 10 है और 2a आपका √68, सीधा ही निकल आया। फिर आप इसी तरीके से देखो, हाइपरबोला के लिए बात करूं मैं तो वहां पे 2a आपका 6 था, लेकिन 2a आपका √68 था। तो यहां से आप हाइपरबोला के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक।
फिर आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और 2 2 2, तो 2 2 2 बाहर। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता था? बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना है? 800। तो सीधा सीधा आ गया यहाँ से कि बॉक्स ए बी सी कितना आएगा? 10 आएगा, क्योंकि बॉक्स ए बी सी दे रखा है, पॉजिटिव है। फिर हमें कहा गया कि जो दूसरा वाला एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू -250। तो अपन देखते हैं बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, एक एक स्टेप करके सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले अंदर वाली चीज को करते हैं अपन। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा? सी आएगा, बी डॉट बी आएगा, माइनस बी आएगा, बी डॉट सी आएगा। ठीक है, फिर आप इसको ए से क्रॉस ले लो, बी तो है ही बाहर में। ठीक है, तो बी डॉट, ओके, हाँ, तो हमारे पास बनेगा यहां से बी डॉट बी, तो खैर स्केलर है, ए क्रॉस सी होना है मेनली, तो बी डॉट बी इंटू ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, बी को अब अंदर भेज दें, तो फिर से बी बी तो स्केलर है, ए सी के साथ बी लग जाएगा, तो बॉक्स हो जाएगा ना ए बी ए सी, इनफैक्ट बॉक्स बी ए सी ऐसा, माइनस फिर बी सी स्केलर है, ए बी और इंटू बी, बॉक्स ए बी बी, तो बॉक्स ए बी बी चलो लिख ही लिया, या बी ए बी। ठीक है, तो खैर ये तो एनीवे कितना आना था? 0 ही आना था। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास? -250। तो दिस इज इक्वल टू -250। और बी डॉट बी की वैल्यू कितनी है? नहीं पता, वही निकालना है। ए बी सी हमने ऊपर से निकाला था 10, तो ए बी सी को हमने 10 रख दिया। यहां से आया ए बी सी हमारे पास 10 है ना, अच्छा सॉरी, ठीक, ये बी ए सी दिया है। ओके, तो दिस थिंग कैन अगेन बी रिटन एज मॉड बी स्क्वायर। इसको साइक्लिसिटी चेंज करनी पड़ेगी ना इसकी, तो बॉक्स ए बी सी ले आओगे, लेकिन साइक्लिसिटी चेंज हो गई, तो माइनस साइन इज इक्वल टू -250। ठीक है, अब ए बी सी आप रख दो, बी की वैल्यू निकल आई। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में बैग कंटेन्स 15 रेड एंड 20 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास तीन टाइप के बॉल्स हैं, एक 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। 20% ऑफ रेड बॉल्स आर नंबर्ड 1 एंड 40% आर नंबर्ड 3 सिमिलरली। ओके, तो 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, 1 कितनों पे लिखा है? रेड बॉल्स की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, तो रेड बॉल्स में 20, 40 और 40, 20, 40 और 40। ब्लैक बॉल्स की बात करूं तो ब्लैक बॉल्स में 45 2 है, 33 है, 45 2 है, 33 है, तो 25 यहां पे रह गए। ओके, ये आपके पास आ गया। अब इसमें से कहा गया एक बॉल ड्रॉ की गई और उस पे नंबर 2 लिखा था। ठीक है, तो पहले तो और उस फिर कहा गया कि उसमें से वो रेड बॉल रही होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब बेस थ्योरम, एक इवेंट पूरा हो चुका है, किस वे से हुआ होगा वो पूछा जा रहा है। तो आप देखो, आपको रेड बॉल निकालनी है, तो नहीं सॉरी नंबर 2 निकालना है, तो नंबर 2 निकालने के 2 तरीके। नंबर 2 निकालने के लिए आप रेड से भी नंबर 2 निकाल सकते थे, ब्लैक से भी। तो रेड से नंबर 2 निकालने का मतलब क्या है? ठीक है, टोटल, अच्छा ब्लैक कितने थे? 15 थे, ब्लैक 15 और रेड कितने थे? नहीं, ब्लैक 20 थे, रेड 15 थे। ठीक है, टोटल 35 बॉल्स थे। तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि आपने रेड चूज किया 15/35 और उस पे आपका 2 लिखा था, मतलब 40/100। ठीक है, प्लस दूसरा तरीका, आपने यहां से चूज किया ब्लैक वाले से 20/35 और उस पे 2 लिखा था 45/100। और डिवीजन में आपके पास क्या आना चाहिए? सॉरी, ये तो आपका टोटल रहा ना, इसमें से आपको क्या चाहिए? ये तो आपका अभी निकल कर क्या है कि 2 नंबर्ड बॉल मिला, हमें चाहिए उसमें से कि हमें रेड बॉल चाहिए ना, हाँ रेड बॉल चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको अपन ऊपर डाल देंगे, बस यही आपका बेस थ्योरम से डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो पेपर की बात करूं तो एक दो क्वेश्चन, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा कह लीजिए, या तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे। बाकी मैच द कॉलम्स तो इजी ही थे, थोड़े से टाइम टेकिंग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह लीजिए, जो सिंगल चॉइस में से आपको, सॉरी मल्टीपल चॉइस में से आपको दिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चंस आपके अच्छे थे, बाकी क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते थे इस पेपर में।